नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पुस्तक बिहार बोर्ड कक्षा 8 का अतीत से वर्तमान का है। यह सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले इतिहास यानी हिस्ट्री की पुस्तक है और आज से हम लोग इसका अध्ययन शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम लोग पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो चलते हैं अध्याय पर। यह है आपका अध्याय 1, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखिए, इतिहास जो विषय है उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। ठीक। देखिए, कक्षा 6 में मतलब 6ठे क्लास में आप प्राचीन इतिहास को आप पढ़ चुके हैं। ठीक। और कक्षा 7 में आप मध्यकाल इतिहास को पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इस कक्षा में यानी कक्षा 8 में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कक्षा 8 में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? आधुनिक काल का। आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों का। देखिए, हर काल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। जैसे आधुनिक काल में ही देख लीजिए, आज हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग जब आपके उम्र में थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि एक समय ऐसा आएगा जो मोबाइल से, यूट्यूब से आप लोग क्या कर पाइएगा, पढ़ पाइएगा अच्छे अच्छे टीचर से। लेकिन आज के डेट में देखिए संभव है ना। इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी मास्टर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक। तो ऐसे समाज में हर काल में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। तो हमको उसी परिवर्तन के बारे में पढ़ना है कि आधुनिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, यही है इतिहास के 3 मुख्य कालखंड। पहला है प्राचीन काल, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। यह देखिए, यह 750 ईस्वी से पहले का काल क्या कहलाता है? प्राचीन काल कहलाता है। ठीक है। दूसरा है मध्यकाल, जिसको मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। यह 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का काल मध्यकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। मध्यकाल में हम जो पढ़े हैं 7वीं कक्षा में, वो 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक कौन राजा आया, कौन राजा गया, उस समय क्या हुआ, क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्या आर्थिक परिवर्तन हुआ, यही सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक। अच्छा, आधुनिक काल में, तीसरे नंबर आधुनिक काल में, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, इसमें 1750 ईस्वी से लेकर अब तक जो भी राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन हुआ है ना, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है पुनर्जागरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनेसेंस। ठीक है। हम समझते हैं पुनर्जागरण है क्या। तो देखिए, यहाँ लिखा है, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। ठीक है। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया। देखिए, यूरोप एक महादेश, आपको पता है। यूरोप के लोग पहले काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी सबसे आगे वही लोग थे, है ना। और यह जो पुनर्जागरण आंदोलन जो है वह यूरोप में ही, इटली एक देश है, वहीं से शुरू हुआ। हम आसान भाषा में समझते हैं यह पुनर्जागरण है क्या। तो देखिए, हमारे समाज में बहुत सारा बुराई था पहले, है ना। उसी सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का जो आंदोलन है वही पुनर्जागरण कहलाया। समझ गए आप? समाज में जितनी भी बुराई थी, उस बुराई को ख़त्म करने का जो आंदोलन है वह क्या कहलाया? पुनर्जागरण। अब जैसे उदाहरण समझिए, आप जानते हैं कि आपका जो ग्रह है पृथ्वी, यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य का चक्कर काटता है ना। लेकिन यूरोप के धार्मिक ग्रंथों में पहले इसका उल्टा लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक है। लेकिन जब कोपरनिकस और गैलीलियो नामक वैज्ञानिकों ने जब इसका पता लगाया कि नहीं, सूर्य तो एक जगह स्थिर है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तब वहाँ का जो धार्मिक गुरु था, वहाँ का जो सरकार था, है ना, उसको बहुत ख़राब लगा और उन्होंने क्या किया? गैलीलियो, कोपरनिकस, इन लोग को जेल में डाल दिया। ठीक है। वैसे ही देखिए, पहले धार्मिक ग्रंथों में लिखा था कि समुद्र को लांघना पाप है, मतलब समुद्र को आर पार नहीं किया जा सकता है ना। अब आप ही सोचिए, अगर समुद्र को आर पार नहीं करता इतने सारे नाविक, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस इत्यादि ये सब नाविक लोग थे, या अगर समुद्र को पार नहीं करते तो क्या नए नए देश, नए नए महादेश, नया नया समुद्री रास्ता इस सब का खोज कर पाते? नहीं कर पाते। अब देखिए, अगला उदाहरण है सती प्रथा का। यह हमारे भारत में मुख्य रूप से विद्यमान था। देखिए, सती प्रथा जो था यह बहुत ही ख़राब प्रथा था। इसमें क्या होता था कि अब मान लीजिए कोई पुरुष मर गया, ठीक है, तो उस पुरुष का जब लाश जलाने लोग जाता था, ठीक है, तो उस पुरुष के लाश के साथ साथ उसकी जिंदा जो पत्नी होती थी, उस पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था उस पुरुष के साथ साथ। समझे? तो यह था सती प्रथा। बहुत ही भयानक, घिनौना प्रथा था यह। किसी औरत को, विधवा औरत को जिंदा जला देना।
सोचिए, आप सोच सकते हैं कितना भयानक यह बुराई था। देखिए अगला उदाहरण है बाल हत्या। देखिए पहले के ज़माने में लोग, आज के ज़माने में भी लोग बेटा को खूब मानता है, आप जानते हैं, है ना, और बेटी को कम मानता है। तो आज के ज़माने में तो अल्ट्रासाउंड करके लोग पता लगा लेता है कि अब पेट में ही पता लगा लेता है कि हाँ बेटा है कि बेटी है, और जैसे ही पता चलता है कि बेटी है तो पेट में ही उसको मार देता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं था पहले। तो पहले के लोग क्या करते थे, जब उनके घर में बेटी होता था तो उस बेचारी छोटी बच्ची को भूखे रख के लोग मार देते थे। कितना घिनौना यह देखिए अपराध था यह, इसको कहते हैं बाल हत्या। ये अगला प्रथा है दास प्रथा। तो देखिए दास प्रथा क्या है, तो जिस तरह से देखिए आदमी पशु को पालता है ना, आप गाय भैंस को पालते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको खाना देते हैं सिर्फ, है ना, और बदले में उसे आप एक जगह बांध के रखते हैं, उसका दूध लेते हैं, उससे खेत में मेहनत करवाते हैं, सारा काम उसे करवाते हैं, उसके बदले में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ उसको खाना देते हैं। तो वैसे ही पहले के ज़माने में आदमी के साथ भी होता था। बड़ा बड़ा जो लोग था वह आदमी को ही अपने घर में ये दास बना लेता था, और वह दास ऐसा होता था कि उसका बेटा बेटी जो होता था वह भी उसका दास ही होता था, ठीक है। और उसका कोई काम नहीं था, बस अपने मालिक के घर में रहना, खाना और उस अपने मालिक का सेवा करना होता था। उसका अपना स्वतंत्रता कुछ भी नहीं था। अगला है इसमें बाल विवाह, है ना। छोटे छोटे बच्चों का क्या कर दिया जाता था, पहले शादी कर दिया जाता था, तो यह भी बुरा पड़ता था। फिर उसके बाद देखिए बहु विवाह, है ना। पहले के ज़माने में एक एक राजा जो था वह 10-10, 20-20 शादी करता था, 10-10, 20-20 रानी को रखता था अपने साथ, है ना। ये तो यह क्या था, बहुविवाह था। और फिर देखिए पहले के ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। लोग सोचता था कि बेटी पढ़ लेगी तो बहुत ही अशुभ होगा, तो यह भी बुरा सामाजिक बुराई था। फिर देखिए उसके बाद था छुआछूत, जात प्रथा। यह सब पहले था बहुत ज़्यादा। बड़े जात के जो लोग थे वह नीचे वाले जातों को एकदम थोड़ा भी देखना नहीं चाहते थे, एकदम छूना भी नहीं चाहते थे। उनको देख लेने मात्र से ही उनका दिन खराब हो जाता था। तो यह था छुआछूत प्रथा। तो देखिए यही सब सामाजिक बुराई जो था, इसी सब सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का जो आंदोलन कहलाया, यही पुनर्जागरण कहलाया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, आधुनिक युग को जन्म देने वाले इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूरोप के इटली से हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं आडंबरों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, दास प्रथा इत्यादि को समाप्त करने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, ठीक। देखिए हमारा अगला टॉपिक है खोज यात्राएं। हम इसको मैप पर अच्छे समझते हैं, या खोज यात्राएं है क्या। तो देखिए यह है आपका पृथ्वी और यह है आपके पूरे विश्व का मानचित्र। आपको जो भी रंगीन भाग दिखाई पड़ रहा है यह सब भूमि है, और यह जो भी ब्लू कलर का भाग दिखाई पड़ रहा है यह सब समुद्र है, महासागर है, पानी ही पानी है, ठीक है। इसमें 7 महादेश है, आपको पता है। देखिए यह आपका एशिया महादेश है, ठीक, यह यूरोप है, यह पूरा अफ्रीका है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से 7 महादेश है। तो देखिए मध्यकाल में क्या था कि यह यूरोप का जो लोग था यह हर क्षेत्र में बाकी देश के लोगों से क्या था, काफ़ी आगे था, ठीक है। कहाँ का लोग, यूरोप का लोग, ठीक है। और उस मध्यकाल में इस नॉर्थ अमेरिका और यह साउथ अमेरिका जो है, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, इस महाद्वीप का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए यह एशिया का जो देश है, यह भारत है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, यह भारत का क्षेत्र है, ठीक है। तो उस मध्यकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। वह भारत उस समय बहुत ही काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी धनिक राज्य था, ठीक है, धनिक देश था। इसमें बड़े बड़े राजा लोग थे, है ना, उनके पास खूब सारा सोना, बहुत सारा ये खाने पीने का चीज़, हर चीज़ से यह क्या था, समृद्ध था हमारा देश। और यूरोप का जो लोग था वह भारत से व्यापार करना चाहता था, है ना। लेकिन यूरोप से जो भारत का आने का जो रास्ता था, तो बीच में बहुत सारा देश था, है ना। तो कुछ देश के लोग अच्छे थे और कुछ देश के लोग ख़राब थे। तो क्या होता था, ये लोग व्यापार करने जब आते थे तो बीच में ही इनका सारा पैसा और माल लूट लिया करता था। तो इससे यह परेशान थे, यह इधर नहीं आ पाते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, खोज करने का प्रयास किया, क्या कि समुद्री रास्ते से हम कैसे भारत आएँ, ठीक है। यहाँ हमारा भारत है और देखिए यह पूरा समुद्र है और यह यूरोप है। तो ये लोग सोचता था कि हम समुद्र के रास्ते से किस तरह भारत पहुँच जाए, ठीक है। तो यही समुद्र के रास्ते से जो भारत आने का, जो एशिया आने का जो इन लोग का प्रयास था उस समय, इसी को खोज यात्रा का नाम दिया गया, ठीक है।
तो देखिए इसी खोज के क्रम में देखिए यहीं पे स्पेन नाम का एक देश है, ठीक है। तो यहीं स्पेन का एक नागरिक था जिसका नाम था कोलंबस, आप सुने होइएगा, है ना। तो कोलंबस ने 1492 में क्या किया, यहाँ से अपना जहाज़ स्टार्ट किया और वह भारत आने के प्रयास में था। कहाँ आने के प्रयास में था? यहाँ से समुद्री रास्ते से होते हुए इधर से होते हुए कहाँ आने के प्रयास में था? यहाँ भारत आने के प्रयास में था। लेकिन यह जो कोलंबस है, यह जब यहाँ से चला तो यह अपना रास्ता भुला गया, इसका कंपास ख़राब हो गया कि पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। यह अपना रास्ता भुला गया और ये रास्ता भुला के कहाँ पहुँच गया? यह अमेरिका पहुँच गया, ठीक है। यह रास्ता भूल गया और कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। और जब अमेरिका पहुँचा तो इसको लगा क्या कि हम भारत में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन यह असल में भारत नहीं था, यह तो अमेरिका था। फिर यहाँ से यह कोलंबस क्या हुआ, वापस अपने देश चला गया और खूब खुशी मनाया। उसको लगा कि हम क्या कर लिए हैं, भारत का खोज कर लिए हैं, भारत के समुद्री रास्ते का खोज कर लिए हैं। लेकिन असल में वह क्या किया था? अमेरिका का खोज किया था। वो तो बाद में इटली का एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुच्ची। उसने पता लगाया कि नहीं, कोलंबस ने जो खोज किया था वह ये भारत नहीं बल्कि क्या था, उसका नाम अमेरिका रख दिया। अमेरिगो जो था उसका नाम, है ना, उसने अपने ही नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? अमेरिका रख दिया, ठीक है। देखिए अभी तक तो भारत का खोज नहीं हो पाया था, है ना। अमेरिका का खोज कर लिया कौन? कोलंबस, भारत का खोज करने के फेर में। अब देखिए 1497 ईस्वी में यहीं एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा, आप नाम सुने होइएगा, है ना। तो वास्को डी गामा जो था वह 1497 में क्या किया, यहाँ से जहाज़ स्टार्ट किया, है ना। उसने पूरा अच्छे से पढ़ाई किया सब हर चीज़ का कि हम कैसे भारत पहुँचेंगे। और यहाँ से चलते हुए समुद्री रास्ते से होते हुए या अफ्रीका के दक्षिणी तट से होते हुए धीरे धीरे यह क्या हुआ, यह यहाँ पे केरल के एक तट पे पहुँच गया, ठीक है। तो देखिए वास्को डी गामा यहाँ से निकला 1497 में और समुद्री रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँच गया कब? केरल के तट पे 1498 ईस्वी में यह पहुँच गया भारत। तो वास्को डी गामा को काफ़ी खुशी हुआ भारत पहुँचने पे, है ना। इसको भारत में बहुत सारा स्वागत भी किया गया। फिर उसके बाद इसने वापस फिर अपना गया अपने देश, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से समुद्री रास्ते से क्या हुआ, व्यापार भारत के साथ होने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ज़मीनी रास्ते से आने की कोई ज़रूरत नहीं था, लोग समुद्र से ही यूरोप से भारत आने लगे, भारत से यूरोप जाने लगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फर्डिनेंड मैगलेन नाम का एक नाविक था, यूरोप का ही था, इसका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन, है ना। इसने क्या किया, इसने जहाज़ से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, ठीक है। वह यहाँ से शुरू किया और जहाज़ से समुद्री रास्ते से होते हुए, इस समुद्री रास्ते से होते हुए, इसके पीछे से होते हुए, है ना, फिर वापस इधर से समुद्री रास्ते से होते हुए, फिर इसी समुद्री रास्ते से होते हुए यह कहाँ पहुँच गया, वापस यूरोप पहुँच गया, ठीक है। उसका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन, यह पुर्तगाल का एक नाविक था, है ना। इसने पूरी दुनिया का यात्रा कर लिया था, ठीक है। यह जीके में भी पूछा जाता है। यह जब अपने देश से जब निकला था तो 224 आदमी इसके साथ था, ठीक है, जहाज़ पे। लेकिन जब जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, है ना, लोग भूखे या फिर बीमारी से मरते पड़ते गए, है ना। जब वापस यह अपने देश पहुंचा तो मात्र उस जहाज़ पर 17 लोग थे, ठीक है। तो इसी फर्डिनेंड मैगलेन ने यह पुष्टि कर दिया कि यह धरती जो है, हमारा पृथ्वी जो है, यह क्या है, गोल है। आप एक जगह से जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप वहाँ वापस वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक। अब आप इस खोज यात्रा में इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने 1492 में किसका खोज किया था, अमेरिका महाद्वीप का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा किसका खोज किया था, 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक। अब हम समझते हैं अच्छे से कि पूंजीवाद और एवं औद्योगिक क्रांति क्या है। अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं मैप की सहायता से। यह यूरोप का जो नाविक सब था वह धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्री रास्ते का खोज कर रहा था, है ना। विभिन्न देशों में पहुंच रहा था समुद्री रास्ते से, अमेरिका, भारत, है ना, चीन, विभिन्न देशों में क्या हो रहा था, यह अपना पैर पसार रहा था, कैसे, समुद्री रास्ते से, ठीक। अच्छा, अपना पैर पछाड़ते पछाड़ते धीरे धीरे क्या हुआ, यह सभी देशों के साथ व्यापार करने लगा, अपना सामान सभी देशों में बेचने लगा, सभी देशों से कच्चा सामान लाता था और अपने यहाँ बना के फिर सभी देशों को वापस बेचता था, ठीक है। तो इसी व्यापार के कारण यह जो यूरोप था यह धीरे धीरे काफ़ी धनिक हो गया, है ना। इसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा पूंजी हो गया। तो इसी को हम कहते हैं पूंजीवाद, ठीक है। आप समझ गए पूंजीवाद क्या है। हमारा अगला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। हम समझते हैं औद्योगिक क्रांति क्या है।
तो देखिए जब इस यूरोप का बाकी देशों के साथ व्यापार जब बढ़ने लगा तो यह जो यूरोप है एक तरह से दलाल की तरह काम करने लगा, है ना। आप देखोगे अगर दलाल के पास अपना कुछ नहीं होता है, वह क्या करता है, वह खरीदने वाले को जानता है और बेचने वाले को जानता है, ठीक है। जो बेचता है उसे क्या करता है दलाल, 100 रुपये में खरीद लेगा किसी सामान को, और जो बेचने वाला होगा, है ना, मतलब जो खरीदने वाला होगा उस सामान को, उसको क्या करेगा वह दलाल 200 में बेच देगा। तो यह बैठल बैठल 100 रुपये कमा लिया, ठीक है। तो इसी तरह यूरोप जो था इसके पास अपना कुछ भी नहीं था, यह क्या करता था बाकी सारे देशों से कच्चा माल अपने देश में लाता था, ठीक, और उसी माल को अपने देश में उत्पादन करके बाकी सब देशों में बेच देता था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए, कॉटन ये सब, है ना, यह सब भी क्या करता था यूरोप भारत से अन्य देशों से लाता था, ठीक है। और अपने देश में क्या किया था, बहुत सारा फैक्ट्री बना लिया था, और उस फैक्ट्री में उस कॉटन से वह बहुत सारा अनेक तरह का नया नया डिज़ाइन का अलग अलग तरह का क्या करता था, कपड़ा बनाता था, और फिर उस कपड़े को क्या करता था बाकी सभी देशों में बेच देता था, ठीक है। देखिए कितना चालाक था यह, इसके पास अपना कच्चा सामान भी नहीं था और अपना बाज़ार भी नहीं था, है ना। यह कच्चा सामान भी दूसरे देशों से लाता था और बाज़ार भी दूसरे देशों को बना लिया था, दूसरे देशों में अपना सामान बेचने लगा था। तो कच्चा सामान जो लाएगा तो उसको अपने यहाँ फैक्ट्री में बनाएगा ना, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस यूरोप में बहुत सारा फैक्ट्री बनने लगा, है ना, सिर्फ फैक्ट्री ही फैक्ट्री यहाँ होने लगा, ठीक है। मशीनीकरण का दौर बहुत जगह पे होने लगा। इसी मशीनीकरण को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। यह औद्योगिक क्रांति कहाँ आया, यूरोप में आया बात समझ में आपको। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है उपनिवेशवाद और एवं साम्राज्यवाद। हम समझते हैं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद क्या है। तो देखिए अभी तक आपने यह समझा कि यह जो यूरोप का लोग था यह पहले तो समुद्री रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचने का खोज किया, है ना, रास्ता का खोज किया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद इसका बाकी सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ने लगा, है ना। व्यापार बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, सभी देशों से कच्चा माल खरीदता और बाकी अपने देश में उत्पादन करके सभी देशों को बेच भी देता, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारा फैक्ट्री बैठ गया, है ना। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, ये यूरोप जो है वह हर क्षेत्र में बहुत धनिक हो गया, है ना। इसके पास पैसा, सैनिक, हर चीज़ में यह क्या हुआ, बहुत आगे हो गया। तो अब यह जो यूरोपीय देश सब था, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, है ना, बहुत सारा इसमें देश था, यह सब क्या किया, यह जिस देश से व्यापार करता था अब क्या किया, यह उस देश को ही हथिया लिया, है ना। उस देश में जहाँ जाके कुंडल मार के बैठ गया, उसका जो जितना भी सरकारी तंत्र था सबको हथिया लिया, अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपका देश जो है 200 वर्षों तक लगभग ये अंग्रेजी शासन का गुलाम था, है ना। हमारे देश पर किस सरकार का शासन था, इंग्लैंड का शासन था, ठीक है। इंग्लैंड यूरोप का ही एक देश है। उसी तरह बाकी सभी देशों में फ्रांस, पुर्तगाल, डच, है ना, यह सभी यूरोप का जो देश था सभी देशों पर क्या हुआ, अपना शासन जमा लिया। तो इसी को कहते हैं हम उपनिवेशवाद। मतलब यह जो यूरोप का देश था बाकी सभी देशों को क्या किया, अपना उपनिवेश बनाने लगा। तो आशा है अभी तक हम जो भी समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये आपकी किताब में है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया मतलब यूरोप का देश जो बाकी सब देशों को हथिया रहा था, है ना, वही प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई, है ना। उस सारा देश का जो राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण था वह क्या किया, यूरोप का देश अपने अंडर में ले लिया। इसी प्रक्रिया के अंदर शासित देश को क्या कहते हैं, कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाते हैं। है बात समझ में। तो हमको आशा है आप समझ गए होंगे कॉलोनी या उपनिवेश क्या है। अच्छा, बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने का कारण इस युग को क्या कहा गया, औपनिवेशिक युग कहा गया। मतलब उस युग में उस यूरोप का जो बहुत सारा देश था, है ना, बाकी सभी देशों पर क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। तो उसी युग को क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग कहते हैं। जैसे हमारे देश पर ये इंग्लैंड ने अधिकार जमा लिया था, आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप। देखिए आपका अगला टॉपिक है अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, हम समझते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति क्या है। हम समझते हैं अमेरिकी क्रांति को। तो देखिए अभी तक आप समझे हैं कि यह जो यूरोप था, यूरोप का जो देश सब था वह धीरे धीरे क्या हुआ था, बाकी सभी देशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो देखिए यूरोप का जो देश सब था यह अमेरिका पर भी क्या हुआ था, अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। कहीं पे इंग्लैंड शासन कर रहा था, कहीं पे फ्रांस, कहीं पे पुर्तगाल, कहीं पे देखिए धीरे जितना भी देश था सब कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो यहाँ का जो मूल निवासी था, यहाँ का जो नागरिक था, है ना, वह
यहाँ का सरकार से छुटकारा पाना चाहता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो लोग था यह रहता था यहाँ, लेकिन इसका सारा नियंत्रण यहाँ से होता था। तो देखिए यहाँ का जो लोग था एकदम परेशान हो गया था, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने क्या किया, सरकार के प्रति, यहाँ से जो शासन हो रहा था उस शासन के प्रति संघर्ष किया, है ना, और इन सभी को खदेड़ के भगा दिया और अपना एक अलग अमेरिका राज्य बना लिया, ठीक है। तो देखिए यह बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है। इसी से सीख लेके, यहीं का क्रांति से सीख लेके हमारे देश में भी क्रांति हुआ, है ना। आपको पता है, पढ़े होंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि बहुत सारे नेता लोग थे। उन लोगों ने मिलकर क्या किया, यहाँ के भी अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंका, है ना, और इंग्लैंड के जो अंग्रेजी शासन था वह वापस अपने देश चला गया, हमारे देश का अपना शासन हो गया, ठीक है। ये 1947 में हुआ था, आप पढ़े होंगे। तो यहीं से सीख लेके हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका का क्रांति हुआ था। अब देखिए फ्रांस का क्रांति क्या है, आप समझिए। तो यूरोप का ही एक देश था फ्रांस, तो वहाँ पे क्या था, राजा का शासन था, है ना। तो उस देश का जो फ्रांस का जो लोग था उस राजा से एकदम परेशान था, है ना। वहाँ का नियम कानून भी ऐसा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना, उसका बेटा भी राजा ही बनता था। तो धीरे धीरे राजा जो था वह निरंकुश होता गया, वह कार्य प्रणाली उसका सही नहीं रहता था, है ना, वह बकलोल हो रहा था किसी राजा का बेटा, फिर भी उसको क्या कर दिया जाता था, राजा बना दिया जाता था, है ना। तो इस तरह से फ्रांस का जो लोग था वह परेशान हो गया और स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन किया और राजा को उखाड़ फेंका, है ना, हटा दिया राजा को, और वहाँ पे अपना शासन, देश का अपना शासन हो गया, ठीक है। मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार वहाँ पर बनने लगा, ठीक है। तो यह था फ्रांसीसी क्रांति। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक काल एवं हमारा देश। तो जिस तरह से अमेरिका में क्रांति हुआ, है ना, उसी तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ भी उसका संदेश आया और यहाँ के भी लोग जागरूक हुए, और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे देश में भी आंदोलन हुआ और हम लोग ने भी क्या किया, अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगा दिया और अंततः 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसी में आगे एक पॉइंट है, 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, देखिए स्कॉटलैंड एक देश है यूरोप का, वहीं के एक अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। कौन थे, जेम्स मिल। देखिए जेम्स मिल ने क्या किया, एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास, ठीक है। इस किताब में इस जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने हमारे भारत का जो इतिहास था उसको धर्म के आधार पर 3 भाग में बांट दिया, यानी हिंदू, मुस्लिम और उसके बाद जो ब्रिटिश आए यानी ईसाई, इस आधार पर 3 भागों में क्या किया, उसको बांट दिया, जो काफ़ी गलत था, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। तो इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि इन्होंने सही किया या गलत किया। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, अभिलेखागार क्या है। देखिए अभिलेखागार में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, मतलब सरकार का जो भी सरकारी दस्तावेज होता है, जो भी सरकारी कागज़ पत्र होता है, वह सबको कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, इस अभिलेखागार में। तो अभिलेखागार क्या है आप समझ गए, हम चलते हैं आगे। तो आधुनिक काल में जो परिवर्तन है वह आपको कहाँ मिलेगा, अभिलेखागार में मिलेगा, ठीक है। अगला आपको देखिए हर ज़िला में एक रिकॉर्ड रूम होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसका देखिए पुस्तकालय, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए जनगणना। तो देखिए जनगणना से हमें क्या पता लगता है, जनगणना के द्वारा हम भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है, ठीक है। तो हम इससे भी ये आधुनिक काल का जो परिवर्तन है उसका पता लगा लेते हैं जनगणना से। अब देखिए आगे पूछ रहा है भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी। तो देखिए भारत का जो पहला जनगणना था वह ये लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ था 1872 में, ठीक है। और आखिरी जनगणना आपको पता है वह ये 2011 में हुआ था। 2021 में फिर होना था, लेकिन कोरोना के चलते यह जनगणना हमको लगता है अब अगले साल कहीं होगा, 22 में होगा, ठीक है। कोरोना के कारण इस साल नहीं हो पाया है जनगणना। तो देखिए कुछ उपन्यासकारों के जो रचनाएं हैं उनसे भी हम पता लगा लेते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए जैसे उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, ये बहुत ही महान उपन्यासकार थे, आपने पढ़ा होगा इनको। इनकी कई रचनाएं हैं जैसे गबन, गोदान एवं कफन, है ना, में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है ना। इनका जो भी उपन्यास है, ये गबन, गोदान, कफन, ये सब किनका है, मुंशी प्रेमचंद का है। तो इन सभी उपन्यासों में इन्होंने क्या किया है, सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र किया है, ठीक है। कोई हाई फाई जिक्र नहीं किया है इन्होंने। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है, ठीक है।
अब देखिए इसमें आगे देखिए कुछ लोग कहानियाँ, है ना, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्में भी बनाते हैं, है ना। फिल्म से भी हम लोग क्या करते हैं, ये हम अपने समाज को जान पाते हैं। देखिए हम अपने अखबारों से भी अपने समाज में होने वाले परिवर्तनों को जान पाते हैं। जैसे देखिए कुछ अखबार का कटिंग है यहाँ पे, है ना, बहुत पुराना पुराना अखबार का यहाँ पे कटिंग दिया हुआ है आपके किताब में, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कि देखिए उस ज़माने में हाथ से ही लिखा जाता था अखबार, आज ना प्रिंटिंग प्रेस हो गया है, छपा के आता है फ़ोटो के साथ। पहले देखिए हाथ, ये देखिए हाथ से ही लिखा हुआ है ना। तो पहले का अखबार हाथ से ही लिखा हुआ होता था। देखिए अगला टॉपिक है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेज़ों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ, है ना, उससे पहले का जो भारत हमारा था वह ऐसा था। देखिए यह है मैप पर आपके भारत का नक्शा, यह अभी का भारत है, ठीक है। इसको आप नक्शे पे अच्छे समझ लें। यह आपका भारत है, नीचे यहाँ देखिए श्रीलंका है ना, ऊपर यहाँ देखिए चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ देखिए बांग्लादेश है, ठीक है। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले यह जो पाकिस्तान है, यह जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यह बांग्लादेश का क्षेत्र है, यह सब पूरा भारत का ही अंग था, समझे। 1947 से पहले यह पूरा क्या था, यह भारत का ही अंग था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब क्या हुआ, यह पाकिस्तान जो है और यह बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, है ना। सिर्फ हमारा यही क्षेत्र बचा रह गया हमारे भारत देश में, ठीक है। यह हमारा पूरा भारत देश का क्षेत्र है बात समझ में। देखिए यहीं पे यह हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश के नक्शे पर यहीं पे हमारा बिहार बसता है, ठीक है। तो यह जो बिहार था, पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक साथ था, ठीक है। पूरे सब मिल के सबका नाम क्या था, बिहार था। लेकिन यह भी अलग हो गया। देखिए इसको अच्छे से देखते हैं, हम थोड़ा और नक्शे को जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा बिहार है, ठीक है। जो अभी का जो बिहार है वो यह बिहार है। इस बिहार के उत्तर, आपको पता है इसका चौहद्दी उत्तर में नेपाल है, ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा, और उसके बाद पूरब में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का इलाका है। उसके बाद ये पूरब में क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए यह जो बिहार है, यह पहले यानी 1912 से पहले यह बंगाल के अंदर में था। देखिए यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यह सभी मिलकर जो था, यह सभी बंगाल राज्य था। कब, 1912 से पहले, ठीक है। 1912 में क्या किया गया, इस बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इस तीनों को मिला के, है ना, इतना क्षेत्र को अलग कर दिया गया, है ना। 1912 में इस पूरे क्षेत्र का नाम दिया गया क्या, बिहार, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1936 में, है ना, 1912 में तो यह पूरा मिलकर बना, है ना। 1936 में क्या हुआ, यह पूरा बिहार एक तरफ कर दिया गया और यहाँ से इस उड़ीसा को अलग काट दिया गया, ठीक है। यह उड़ीसा अलग राज्य बन गया और यह पूरा बिहार अलग राज्य बन गया। कब, 1936 में, ठीक। अब देखिए फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी 2000 में 15 नवंबर तारीख को क्या किया गया, इस झारखंड को हमारे बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। हमारा बिहार सिर्फ इतना ही बचा रह गया और यह झारखंड क्या हुआ, हमसे अलग हो गया, ठीक है। अभी का जो हमारा बिहार है वह यही बिहार है बात समझ में। तो बच्चों इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप इस पूरे अध्याय को आप खुद से पढ़ें अच्छे से। अब हम आगे अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें पहला है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक क्या कमाया जाए, मुनाफा कमाया जाए, है ना, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। अगला है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे आप पढ़े हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है, रेनेसेंस। अगला है ग, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को मशीनीकरण नहीं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। अगला है, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो आप पढ़े हैं, आपको बताए थे बीच में एक पॉइंट में कि अभिलेखागारों में क्या होता है, सरकारी दस्तावेज को, सरकारी कागज़ पत्र जो भी होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ, अभिलेखागार में। अगला है, समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, यानी भौगोलिक सीमाओं में, ठीक है। देश का जो भौगोल, जैसे भी आप पढ़े हैं कि बिहार क्या हुआ, धीरे धीरे उड़ीसा से अलग हुआ, उसके बाद फिर झारखंड से अलग हो गया। तो
भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है सही और गलत बताइए। इनमें से आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। सही बात है, प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, इसको तो वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, है ना, तो यह सही है। ठीक, अगला है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं था, यह गलत लाइन है। ठीक है, अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों ने अपने द्वारा चुने गए सरकार को वहाँ पे सरकार के उच्च संस्थाओं पे बैठाया। कैसे? अपने द्वारा वोट देके चुन के, इसी को कहते हैं गणतंत्र प्रणाली। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि नहीं की, तो यह गलत होगा। अगला है ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, गलत है, आम आदमी के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती है ना। एक देश के बारे में, राजा महाराजा के बारे में, है ना, वहाँ के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई। यह भी गलत है, क्योंकि आज़ादी के पहले पाकिस्तान यह सब बांग्लादेश ये सब हमारे साथ था, है ना, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, वह सब हमसे अलग हो गया, यानी भौगोलिक सीमा टूट गया। तो यह था आपका प्रश्न 2। अब हम चलते हैं आगे। आइए विचार कीजिए, यहाँ पे लिख रहा है आइए विचार कीजिए। पहला है मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे फ़र्क कीजिएगा। देखिए इसका उत्तर होगा, सबसे पहले तो आप यह जानिए कि अतीत की घटनाओं को जानने का जो साधन है उसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक, देखिए मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः पांडुलिपियाँ, अभिलेख, सिक्के, चित्र, कुछ राज दरबार के कवियों की रचनाएँ तथा विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इससे हम लोग मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत को इतिहास को जानते हैं। लेकिन आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत कुछ अलग है, जैसे अभिलेखागार, पुस्तकालय, उपन्यास, फिल्म, अखबार, टीवी इत्यादि। ठीक है, जो आप पढ़ें अभी। देखिए इसी में आगे 2 बिंदु है। उदाहरण है कि मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत से सिर्फ कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के यानी सरकारों के बारे में ही जानकारी मिलती है, परंतु आधुनिक काल में व्यापक और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है मध्यकाल में पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी, परंतु आधुनिक काल में छापखाने के आविष्कार से यह काम काफ़ी आसान और व्यापक हो गया। ठीक, देखिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, तो इसका उत्तर आप लिखें यहाँ से। जेम्स मिल ने जिस तरह से भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है, यानी हिंदू मुस्लिम ईसाई के आधार पर बांटा था, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसे आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, खुद से समझ के लिखेंगे, आप अपना लाइन भी लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी कालखंड का इतिहास एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर। सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए सरकारी दस्तावेजों को हम कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, इसको देखिए हम पीछे पढ़े थे। देखिए सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागारों में और रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या, अभिलेखागार और ये जिले का रिकॉर्ड रूम। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। ठीक है, इसका उत्तर होगा, देखिए यूरोप के परिवर्तन जो आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए वे निम्न हैं। पहला है पुनर्जागरण ने लोगों को स्वतंत्र रूप से तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। ठीक है, आप पुनर्जागरण को समझ चुके हैं। अगला है खोज यात्राओं से लोगों ने दुनिया को जाना। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्रांति से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला है औपनिवेशिक अत्याचार और शोषण से लोगों में राष्ट्रीयता का सोच विकसित हुआ, सोच जागा। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत सारा पॉइंट बना सकते हैं किताब को पढ़ के खुद से। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला अंतिम प्रश्न है, आइए करके देखें। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी पता करें। तो आप पढ़े हैं पीछे कि पहली जनगणना 1872 में हुआ था। कब, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। और आखिरी जनगणना अभी 2011 में हुआ था। 2021 में होने वाला था लेकिन अभी नहीं हुआ है कोरोना के चलते। ठीक है, इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कर सके, है ना। तो जनगणना के बारे में आप किसी जीके की किताब से आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा जानकारी लिखा हुआ रहता है जनगणना के बारे में। ठीक है, यह कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप किसी भी जीके की किताब में देख सकते हैं। जनगणना 2011 में जो हुआ उसमें क्या क्या चीज़ आया, कितने लोग साक्षर थे, कितने लोग निरक्षर थे,
बहुत सारा चीज़ रहता है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपका यह अध्याय ख़त्म हुआ, ठीक। यह अध्याय आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।